27 फरवरी 2024 हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही थी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लिहाजा पार्टी को पूरा विश्वास था उसे सारे वोट मिलेंगे। पर यहां हो गया एक खेल। दरअसल कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग कर दी। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी 2024 को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए 6 विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा को विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अयोग्य करार देने के बाद इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। इन्हीं विधायकों ने स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। किस बिना पर? यही कि उन्हें कानून के हिसाब से लोगों ने चुनकर भेजा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता द्वारा चुना जाना एक मौलिक अधिकार नहीं है, जिसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप इसके लिए हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए? कोर्ट ने यह मौलिक अधिकार की बात की। एमएलए का चुना जाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हमने सोचा क्यों ना आज चर्चा की जाए मौलिक अधिकारों की। जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं और संविधान में इनके लिए नियम क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। 1946 में देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। 200 सालों से ज्यादा की गुलामी ने हमारे संविधान निर्माताओं को एक चीज सिखा दी थी, यही कि किसी भी हाल में देश के नागरिकों को सत्ता के अत्याचार से बचाना है। और इसी विचार को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण हुआ। संविधान को अगर मोटा माटी देखें तो एक बात समझ आ जाती है। इसमें नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों पर डिटेल में बात हुई है, जिसमें मुख्यतः 2 तरह के अधिकार हैं। संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब जब दोनों ही संविधान का हिस्सा हैं तो इन दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं? इसको आसान भाषा में एक उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य पर गौर कीजिए। सारी स्विफ्ट डिजायर कार है, लेकिन क्या सारी कार स्विफ्ट डिजायर हो सकती हैं? जवाब है नहीं। क्यों? स्विफ्ट डिजायर एक तरह की कार है, लेकिन देश में और भी कई कार ब्रांड्स हैं जो स्विफ्ट से अलग हैं। वैसे ही मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार जरूर है, लेकिन संविधान में मौजूद सारे अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसकी वजह क्या है? हमारा संविधान कई हिस्सों या पार्ट्स में बटा हुआ है। इनमें से पार्ट 3 में जगह मिली है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को, जिसमें से एक अधिकार है राइट टू स्पीच, जिससे लोगों को बोलने की आज़ादी मिलती है। लेकिन संविधान के अलग अलग पार्ट्स में नागरिकों के लिए कई अन्य अधिकार भी हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार। जो भी अधिकार संविधान के पार्ट 3 में हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा संविधान में मौजूद दूसरे अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। संविधान का भाग 3। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उनकी बात की गई है। भाग में आर्टिकल 12 से 35 तक का हिस्सा आता है। तो पहले नजर डालते हैं इन अधिकारों पर। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इन अधिकारों के अलावा एक और भी अधिकार था जो संविधान ने दिया था, ये था आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का अधिकार। पर 44वें संशोधन के जरिए इसे मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। इन अधिकारों को संविधान में क्यों रखा गया, इसके महत्व को और जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। आप भी सुनिए। तो देखिए, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमें मेनली हमें दिए ही इसलिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ताकि हमारे हर एक अधिकार को हम अपने हर एक सिटीजन के अधिकार को हम बचा सकें। क्योंकि जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जैसा होता था कि हमारे सारे जो ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन सब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन थी विच हैज बीन, जो हमेशा से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने देखा है कि हर एक इंडियन मैन हैज बीन टॉर्चर्ड या ह्यूमैनिटी से हमें ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ये जो हमारे एक फंडामेंटल राइट था कि एक इक्वालिटी बिफोर लॉ हो सारे के सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, नो मैटर हु इट इज। जैसे आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होते हैं। सिर्फ कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होते हैं, बट इट इज अदरवाइज इट इज ऑल एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन एंड इनफैक्ट नॉन सिटीजन एज वेल। तो ये हमने इंश्राइन ही इसलिए किया है टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ। सबको वो राइट मिले अपनी लाइफ के लिए, अपने अधिकार हो उनको जो वो करना चाहते हैं, एक हित में रहकर, जो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल ना हो, उस एक हित में अपना सारा एक काम उनका चलता रहे।
दिस हैज बीन फॉलोड, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 और 1919 में ये ऑलरेडी एक बहुत ही मेन एजेंडा था कि हम एक डिस्क्रिमिनेशन को एंड करेंगे ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन सब्जेक्ट्स के बीच में। तो उनकी डिमांड हमेशा से यही रही है कि इंडियंस को इक्वालिटी मिले बिफोर लॉ, फ्री स्पीच हो, कि जो ट्रायल्स होते हैं जूरी के उसमें कम से कम इंडियन मेंबर्स आधे से ज्यादा हो, पॉलिटिकल पावर मिले, इक्वल टर्म्स मिले हमें ब्रिटिश सिटीजन्स की तरह जैसे हमें मिलती थी। तो हमारे जो भी आज के टाइम में हमारे पास जितने भी अधिकार हैं जो एनशाइंड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये सब इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि हमें एक इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए, जो कि पहले इंडियन सिटीजन्स को नहीं किया जाता था। आपने जाना ये अधिकार हमें स्टेट से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए, हालांकि इसमें कुछ अधिकार स्टेट और लोगों दोनों से बचाते हैं, जैसे आर्टिकल 17 छुआछूत से बचाता है। ये अधिकार कैसे हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए सबसे पहले समझते हैं ये स्टेट क्या है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के मामले में राज्य या स्टेट शब्द खूब इस्तेमाल किया गया है। संविधान के आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, पर ये स्टेट कौन है? क्या सिर्फ सरकार को स्टेट कहेंगे? आइए जानते हैं। केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, साथ ही उसके सभी अंग, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और उसके सभी अंग, सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, साथ ही सरकारों के अंतर्गत काम करने वाले विभाग जैसे सीबीआई, लोकपाल, मानवाधिकार आयोग आदि, ये सभी कहलाते हैं स्टेट। इसके बाद आता है आर्टिकल 13। संविधान के इस अनुच्छेद का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानूनों से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 13 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रोटेक्शन की बात भी कही गई है। आर्टिकल 13 ये सुनिश्चित करता है कि कानून बनाते समय सरकार नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखे, पर कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। अब एक एक करके समझते हैं सारे मूल अधिकारों के बारे में। हालांकि उस पर बढ़ने से पहले एक ट्रिविया जानिए। संविधान में लिखे मूल अधिकार भारत के नागरिकों के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय और भारत आने वाले विदेशियों दोनों को मिलते हैं। अब वापस मूल अधिकारों पर। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, पर यह समानता कहां और किसके सामने हो, इसलिए संविधान में इन चीजों के बारे में भी बताया है। तो संविधान कहता है समानता में सबसे जरूरी यह है कि सरकार सबको एक बराबर समझे। इसके लिए अंग्रेजी में एक वाक्यांश है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं। संविधान के आर्टिकल 14 के तहत हमें यह अधिकार मिलता है। इसके अलावा एक और अधिकार है। साल 2019 में आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी, आर्टिकल 15। संविधान में मौजूद ये आर्टिकल देश के हर नागरिक को भेदभाव से बचाता है। कैसा भेदभाव? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान की वजह से किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान ने बराबरी की बात सिर्फ सामाजिक लेवल पर नहीं की है, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी बराबर मौकों की बात की गई है। संविधान का आर्टिकल 16 ये गारंटी देता है कि देश में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या किसी सरकारी रोजगार में उस व्यक्ति की धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्तमान में वो कहाँ रह रहा है, इन सब के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी एक सीमा है। देश के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ये आर्टिकल इस बात की इजाजत देता है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार हैं। गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष अधिकार की व्यवस्था है। इसके अलावा छुआछूत से रक्षा भी समानता के अधिकार के तहत मिलती है। समानता के मामले में संविधान ने यह भी ध्यान रखा है कि भारत के राष्ट्रपति की इजाजत के बिना कोई भी किसी तरह की उपाधि या टाइटल नहीं ले सकता, यानी किसी को सर बोलने की मजबूरी नहीं है। अब चलते हैं दूसरे अधिकार की तरफ। संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। किस तरह की स्वतंत्रता होगी इस अधिकार के द्वारा डिफाइन किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता को किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे अहम माना जाता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता, ये सब अधिकार मिलते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, इन सभी अधिकारों की भी एक सीमा है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अगर कोई समाज में द्वेष फैलाता है तो राज्य उसके अधिकारों को वापस ले सकता है। साथ ही आदिवासियों के लिए भी संरक्षित क्षेत्र और जंगलों में बसना निषेध होता है। आर्टिकल 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति
को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। साथ ही किसी अपराध के लिए अभियुक्त को खुद उसी के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। मसलन अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, वो अपनी फिंगरप्रिंट, फोटो या सिग्नेचर देने से मना नहीं कर सकता। इस अधिकार का एक पहलू ये भी है कि किसी व्यक्ति को उतनी ही सजा दी जा सकती है जितनी अपराध करते वक्त कानून में तय थी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया जो उस समय पर अपराध नहीं था और उसके लिए कोई सजा नहीं बनी थी, पर बाद में उस पर कानून बन गया, तो बाद में उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 21 यह आर्टिकल जीने का अधिकार और सम्मान का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सम्मानित जिंदगी जीने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये सबसे जरूरी मौलिक अधिकार है, क्योंकि जीने का अधिकार ना हो तो बाकी सारे अधिकार बेकार हो जाएंगे। आर्टिकल 21 में 21A के बारे में भी जान लें। ये राइट टू एजुकेशन यानी 6 से 14 साल की उम्र के हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 22 यह आर्टिकल व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अरेस्ट और उसके बाद के प्रोसेस की व्याख्या की गई है। कुछ अधिकार हैं जो गिरफ्तारी के समय दिए जाते हैं। मसलन हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ये बताना जरूरी है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसे वकील भी मुहैया कराना होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट ने जितनी अवधि बताई हो उससे ज़्यादा किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पर ये कानून उन लोगों को नहीं बचाते जो दुश्मन देश का नागरिक हैं, जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले कानूनों जैसे UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब बारी आती है तीसरे अधिकार की। संविधान का आर्टिकल 23 और 24 लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और किसी भी तरह की जबरन मजदूरी पर रोक लगाना है। इस अधिकार के तहत बच्चों से काम करवाने पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 23(1) कहता है कि किसी इंसान से बंधुआ मजदूरी या बेगारी नहीं कराई जा सकती। बिना मेहनताने के न स्टेट काम करा सकता, न कोई प्राइवेट सिटीजन। इसके अलावा किसी भी रुपए मानवों की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। जबरदस्ती वेश्यावृत्ति नहीं कराई जा सकती। उन्हें देवदास या दास बनाकर नहीं रखा जा सकता। हालांकि विशेष परिस्थिति में स्टेट आपको कुछ काम करने के लिए बाध्य कर सकता है, मसलन युद्ध की स्थिति में, लेकिन तब भी मेहनताना देना जरूरी होता है और काम पर मूल अधिकारों वाले बाकी सारे नियम लागू होते हैं। आर्टिकल 23 के बाद आता है आर्टिकल 24 जो कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या किसी मजदूरी वाले काम में नहीं लगाया जा सकता। अब बात बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार की, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान का यह आर्टिकल भारत के इस चरित्र को दिखाता है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, पर राज्य या स्टेट का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म पर विश्वास करने, पालन करने और अपने धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार है। यह अधिकार सभी लोगों पर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समूहों के लिए है। आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकारों की गारंटी देते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी नागरिक या नागरिकों के वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 29 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 एक अल्पसंख्यक समुदाय को एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। साथ ही 30(2) ये कहता है कि सरकार को शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय धर्म या भाषा की परवाह किए बिना सबको समान नजर से देखना होगा। किसी भी माइनॉरिटी समूह द्वारा चलाए जा रहे किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से जुड़ा अधिकार है। संवैधानिक उपचार को ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये कानून भारत के हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी कुल जमा बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश के सभी लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षक है। आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। उसमें हमें 5 तरीके की रिट्स दी गई हैं जिसके अगेंस्ट जिनके अंडर हम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे एक है हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्शियोरी है और क्यो वारंटो है। ये 5 तरीके की रिट है जो हमारी आर्टिकल 32 के अंदर आती है। ये हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं अपने सेफगार्ड करने के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को। हर एक रिट का अलग अलग महत्व है जिससे हम अपने फंडामेंटल राइट्स के इंफ्रिंजमेंट को बचा सकते हैं। तो अगर हम एक जैसे कि अगर मैं आपको लीगल टर्म्स में बोलूँ तो हमारे पास जैसे है सर्शियोरी। जैसे सर्शियोरी एक हमारी रिट है जो कि हम यूज कर सकते हैं स्टेट को कोई एक्शन डायरेक्ट करने के लिए। तो ये अलग टाइप की रिट्स जो है, जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी।
जैसे कि अगर हम इसको यूज कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस को यूज कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी, जहाँ पे भी हमें डिटेंशन कोई अनलॉफुल लगती हो, या कोई प्रोसीडिंग जो है कंटेम्प्ट के लिए हो लेजिस्लेचर के कोर्ट के लिए, या डिटेंशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने की हो, तो ऐसे सारे उसके लिए हम हेबियस कॉर्पस यूज कर लेते हैं, जो कि हमारी एक, आप लगा लीजिए, अनलॉफुल डिटेंशन के लिए है। एक हमारी रिट होती है मैंडेमस, जिसके अंदर हम आते हैं वी कमांड। ये रिट भी हम इशू कर सकते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ, किसी पब्लिक बॉडी, कोई कॉर्पोरेशन या कोई भी और इंफीरियर कोर्ट हो, इन सब के लिए हम ये इशू कर सकते हैं। उसको एक कोर्ट से हम ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस ऑफिशियल के लिए चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से परफॉर्म करें। जैसे अगर कोई भी चीज हो, जब हमें जो लगता है कि ये एक पब्लिक ड्यूटी थी जो अपने उन्होंने ठीक से उस चीज को नहीं परफॉर्म किया है, तो हम उस केस में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करते हैं, जो हमारे आर्टिकल 52 के अंदर एक आती है। ये भी हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी जा सकती है। तो ये हमारी रिट होती है टू आस्क हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, जो वो नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण, या उन्होंने मना कर दिया है उन ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने से। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल 32 अपने आप में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि दूसरे अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए एक उपाय की तरह है। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर भी आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कहा करते थे। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय बताया था। तो हमने मूल अधिकारों के बारे में समझा, आगे चलते हैं और संविधान में सरकार को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको भी जानते हैं। ये भी एक तरह से हमारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम कोर्ट में जा सकते हैं, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना लागू की जाए तो हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी असल में स्पेन के संविधान से उपजा था। इसके बाद इसे आयरलैंड के संविधान में लाया गया और आखिरकार भारत के संविधान निर्माताओं ने भी इसे संविधान में जगह दी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी स्टेट की आदर्श स्थिति को बताता है, साथ ही ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते। इसमें वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे दिए गए हैं पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड एज यू नो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में है। दोनों का एक मेन डिफरेंस ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये हर एक सिटीजन के लिए है, पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो एक स्टेट के लिए है। इस चीज के लिए है कि अगर कभी भी अब आगे कोई नया लॉ बनता है या कुछ भी नई लेजिस्लेशन पास होती है, तो वो लेजिस्लेशन जो आपकी पास होगी वो इस तरीके से पास होगी कि वो कोई भी नया लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच ना कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ऐसा कोई भी अभी भी कोई ऐसा लॉ आता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के को इंक्रोच करता है या एब्रोगेट करता है, तो हम उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। अकॉर्डिंगली कोर्ट में जाकर एक फाइल करके हम उसको एक नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बेसिकली फॉर द स्टेट, कि वो उनको एक गवर्नमेंट को एक ऑर्डर है कि वो एक सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए कोई भी नया लॉ बनाएंगे, और उसके ऐसे तरीके से बनाएंगे कि किसी भी सिटीजन का जो भी राइट है फंडामेंटल, वो नहीं हटना चाहिए या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक सिटीजन के लिए है, और वो एक स्टेट के ऊपर एक इम्पोजिशन क्रिएट करते हैं कि स्टेट मेरे इन राइट्स को खत्म नहीं कर सकता चाहे जो भी हो जाए। उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ एक ऐसे एक गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए है वो, कि जब भी आप कुछ अलग नया कोई भी लॉ लेजिस्लेशन कुछ भी पास होगा, तो ये हमारे फंडामेंटल रूल्स है जिनको आपको कंसिडर करके ये लॉ बनाना है, कि इनके खिलाफ जाकर या ऐसा कोई लॉ नहीं पास करना है जिससे सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट हो या सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर पर ना रहे या परेशान हो जाए। तो क्योंकि ये सिर्फ स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, एक स्टेट के लिए एक पॉलिसीज है, पॉलिसी मेकिंग एक अथॉरिटी है ये, तो ये सिर्फ स्टेट के लिए है और ये हम कोर्ट में जाके नहीं जा सकते इसके लिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 सरकार को ये दिशा निर्देश देता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, लेकिन अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आगे चलते और समझते हैं क्या मौलिक अधिकारों में कभी कटौती हो सकती है, और अगर होती है तो किन परिस्थितियों में। आपने एक शब्द सुना होगा, इमरजेंसी या आपातकाल। इस दौरान देश में राष्ट्रपति का शासन होता है और इसी दौरान एक चीज होती है, वो है आपके मूल अधिकारों का सस्पेंशन।
देश में इमरजेंसी का मतलब है गवर्नेंस का ऐसा रूप जिसमें सरकार राष्ट्रपति के अंतर्गत काम करती है। इस दौरान देश में रहने वालों के मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं। इसके पीछे का तर्क है कि किसी भी भीतरी या बाहरी हमले की स्थिति में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित किया जा सके। मूल अधिकारों में कटौती की बात संविधान के 2 आर्टिकल 358 और 359 में बताई गई है। इसका ओरिजिन देखें तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है, आर्टिकल 19 के तहत मिले मूल अधिकारों को तभी निलंबित किया जा सकता है जब इमरजेंसी किसी हमले या युद्ध की स्थिति में लगाई गई हो। इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही आर्टिकल 19 फिर से लागू हो जाता है और मूल अधिकार वापस से मिल जाते हैं। आर्टिकल 359 थोड़ा सा अलग है। इसमें मूल अधिकार नहीं बल्कि उनका लागू होना निलंबित कर दिया जाता है। इस दौरान प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कोर्ट में मूल अधिकारों के लिए अपील करने का अधिकार छिन जाता है। इस दौरान केवल वही मूल अधिकार सस्पेंड होते हैं जिनका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने आदेश में किया हो। यह सस्पेंशन आपातकाल के दौरान या उससे कम अवधि के लिए हो सकता है। अप्रूवल के लिए इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। संविधान का 44वां संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। इसी के साथ आसान भाषा की इस किश्त को हम विराम देते हैं। अपना और अपने अधिकारों का खूब ख्याल रखिए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।